हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। जो हाफ चैप्टर था वो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में कवर करा दिया है। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी जो हमारा चैप्टर रिमेन रह गया था हम उसको कवर करेंगे। तो हम बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से जो प्रेजुडिस है और स्टीरियोटाइप है वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशंस लाते हैं। तो आपको पता ही चल चुका था कि जो सोसाइटी है वो क्रिएट्स करती है स्टीरियोटाइप्स, यानी सोसाइटी के अंदर ही जो भेदभाव है हमें देखना पड़ता है कि जो भेदभाव दिखाई देता है तो वो कहाँ पर होता है, हमारा सोसाइटी के अंदर ही होता है। हमने कुछ स्टेटमेंट सुनी है स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो अगर हम ग्रो करते हैं, वही चीज़ बिहेविंग करते हैं उसी मैनर में, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस थिंकिंग को। तो ग्रेजुअली वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस। अगर मान लो आपके घर में ये कहा जा रहा है कि ये लड़कों के खेलने की चीज़ नहीं है, ये लड़कों के खेलने की चीज़ नहीं है, तो आप क्या करोगे, ग्रेजुअली जो धीरे धीरे आप उसी के हैबिचुअल हो जाओगे। आपके माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ ये गेम लड़कों के खेलने का नहीं है। तो इस तरह से इसी को बोला जाता है स्टीरियोटाइप्स। तो ये हमारा सोसाइटी में ही क्रिएट होता है। अब आता है हमारा प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो प्रेजुडिस है और स्टीरियोटाइप से वो क्या करता है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन को लाता है। और आप सभी को मैंने बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, भेदभाव, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि चाहे वो कोई ग्रुप हो या पर्सन हो, उसके साथ अनफेयर बिहेव किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दोज पीपल हु स्पीक इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। जो इंग्लिश बोलते हैं लोग वो क्या करते हैं, वो भेदभाव करते हैं किसके साथ, जो लोग इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। और ये आप सोसाइटी में देख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हम और भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं कि जो सोसाइटी में होती हैं। अगर सपोज़ करो कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसमें लोगों को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, आपके नेबरहुड्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव ना करें, या सेम वेल है या हैंडपंप है वहाँ से पानी ना भरने दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाती हैं। तो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रही हैं। तो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हमारी पीस है, हैम्पर प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है किसी रीजन और कंट्री का, यानी हमारी शांति को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। साथ ही में जो हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए, हमारे देश का या किसी भी क्षेत्र का, किसी भी रीजन का, तो उसको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देते हैं। और साथ में ही जो वो रोक देते हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं किसी के अंदर दूसरे से अच्छी, तो उनको भी रोक देते हैं। सपोज़ दैट अगर मान लो कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है और अपर कास्ट वाले उसे पढ़ने ना दें, और जबकि जो लोअर कास्ट वाला है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हो गया ना डिस्क्रिमिनेट। तो वो बहुत अच्छा कर सकता था उन लोगों से भी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया। या आपके घर में बॉय और गर्ल हैं, गर्ल ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, लेकिन सारे लोग बॉय के पीछे पड़े कि हाँ ठीक है बॉय को आगे पढ़ना चाहिए, वही कमाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग है। तो इसके अंदर क्या कर लिया आपने, जज कर लिया कि लड़कियों का काम क्या है और लड़कों का क्या है, और बल्कि लड़की के अंदर कैपेबिलिटी थी लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये सारी जो सिचुएशन आप देख रहे हो आपकी सोसाइटी में, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं स्टीरियोटाइप्स को और प्रेजुडिस को। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से इन दोनों के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारी जगह आपने देखा होगा
कि जो कभी अभी भी कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो गर्ल्स को बर्डन समझती हैं, बोझ समझती हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो डॉटर की लाइफ, जो अपनी बेटी की लाइफ है, वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर देते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे उनके घर में ही उनको बैड ट्रीटमेंट दिया जाता है। गर्ल्स की बात हो रही है, सारी फैमिली ऐसी नहीं है। कुछ फैमिलीज़ तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में अभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो उनका कहना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर कंसिडर टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दे बिकम द विक्टिम ऑफ फोर्टिसाइड्स। तो जो फोर्टिसाइड्स होती है, भ्रूण हत्या, गर्भ में ही लड़कियों को मरवा दिया जाता है। प्रॉपर्टी पे उनका कोई हक नहीं दिया जाता। इवन उनको रेसिड्यूल फूड्स दिया जाता है, उनके घर में घटिया खाना दिया जाता है। और पेरेंट्स उनकी एजुकेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते, और गर्ल चाइल्ड के साथ जो फैमिली के मेंबर हैं वो भी अच्छा बिहेव नहीं करते। बट धीरे धीरे जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर मेंटलिटी चेंज होती जा रही है। तो ये सब किसकी वजह से? ये है लिटरेसी रेट की वजह से। अगर आप सब लिटरेट हो जाते हो, पढ़ लिख जाते हो, तो हमारे समाज में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग है या प्रेजुडिस है, ये सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम एक वेल एजुकेशन पाते हैं। तो ये इनके थ्रू हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। Certain cultural and economical factor creates inequality among the people on the basis of such inequality peoples are discriminated। इसमें बता रखा है कभी कभी जो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो भी इनइक्वालिटी को दिखाते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर में अमीर गरीब आ गए, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी इनइक्वालिटी को दिखाते हैं और पीपल को डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, कास्ट होती है, लैंग्वेज होती है, रिलीजियस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम इन्हें नेगेटिव सेंस में भी कभी कभी महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न बन जाते हैं, भेदभाव का कारण बन जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। तो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है वो कब होता है? जब लोग स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग बना लेते हैं या प्रेजुडिस थिंकिंग बना लेते हैं, यानी जो चीज़ वो कर रहे हैं वो सही है और जो दूसरे की थिंकिंग है वह गलत है। या अपने से किसी को इन्फीरियर फील कराना, अपने से किसी को घटिया फील कराना, तो ये सारी थिंकिंग अगर हम मन में बना लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन तो ज़रूर ही होगा। तो हम देख सकते हैं जो पीपल है वो डिस्क्रिमिनेटेड करते हैं बिकॉज कस्टम्स और प्रैक्टिकल्स आर सीन एज इन्फेरियर। तो उनको अंदर दिखाया गया है कि जो भी कस्टम्स या प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग आपसे इन्फेरियर है। तो जो डिफरेंस है, हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उनकी वजह से भी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब जो पुअर है वो कई बार अपनी बेसिक नीड्स हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे कि खाना हो गया या क्लोथिंग हो गई या शेल्टर हो गया, उनका घर हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाती हैं। आप अपने आस पड़ोस में ही देख सकते हो, अगर कोई रिच लड़का पढ़ता है आपके स्कूल में तो वो पुअर बॉय के साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो इसी तरह से स्कूल्स हो गए, ऑफिस हो गए, सोसाइटी हो गए, तो ये कई बार ट्रीटेड करते हैं उनको बैडली बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अगर उनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है तो उसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। द सिचुएशन बिकम वर्स फॉर दोज हु फॉल अंडर मोर देन वन फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर सोचो सिचुएशन तो और घटिया हो जाएगी अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हो जाए भेदभाव करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक तो वो ऑलरेडी पुअर है, साथ में वो लो कास्ट से बिलोंग कर रहा है, साथ में वो ट्राइबल भी है या कोई पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप से है, तो सोचो उसको कितना सारा डिस्क्रिमिनेशन, कितना सारा भेदभाव झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि जब हमारी कंट्री को फ्रीडम नहीं मिली थी तब ये सारी प्रैक्टिसेस हैं लोगों ने महसूस करी। जो इनइक्वालिटी है, भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फेस की और साथ में अभी भी कर रहे हैं। बल्कि इसके लिए काफ़ी सारे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बने हैं जिनकी वजह से लोग भेदभाव नहीं कर सके, फिर भी कई अभी भी लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कास्ट प्रैक्टिस सिस्टम है वो भी एक सोशल सिस्टम है जिसकी वजह से जो कम्युनिटी और ग्रुप है लोगों का,
तो वो क्या करते हैं, अपने से दूसरे को बिलो समझते हैं। मतलब अगर जो अबव कास्ट है तो वो दूसरे को अपने से बिलो समझेंगी। अपर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को टॉप पे रख रखा है, टॉप लैडर पे रख रखा है, जबकि अपने आप को वो सुपीरियर समझते हैं और अपने से नीचे ग्रुप को, जो लो कास्ट के हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ये चीज़ हमें दिख सकती है। अनटचेबल और दलित्स और दी शेड्यूल कास्ट जिनको बोला जाता है, उनको हम बॉटम लेवल ऑफ द कास्ट लैडर समझते हैं, यानी लो कास्ट के, जिनके साथ पहले बहुत भेदभाव किया जाता था। अब तो फिर भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, बल्कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनके बीच में भेदभाव किया जाता है, वो सिर्फ उनका वर्क के ऊपर था। और ये सिस्टम धीरे धीरे ऐसा जकड़ता गया जिसकी वजह से आप भेदभाव देख सकते हो। तो अनटचेबल्स हैं, उनको एक्सक्लूडेड किया जाता था। कौन करता था उन्हें? हायर कास्ट है जो अनटचेबल करती थी, उनको अपने खाने पीने की चीज़ भी नहीं छूने देते थे। पहले क्या होता था, अगर गांव में देखोगे आप, अगर अपर कास्ट के लोग हैं तो वो लो कास्ट के साथ बहुत गंदा बिहेव करते थे। उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, उनको पूजा नहीं करने देते थे, उन्हें कुओं से पानी नहीं भरने देते थे। इवन कई बार तो ऐसा होता था कि उनको ये कह दिया गया था कि अगर अपर कास्ट वाले लोग जा रहे हैं तो आपको नज़रें नीची करनी है या आपको साइड हो जाना है, आपको उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। उनको टेम्पल्स में या उनके होम्स में भी आने की आज़ादी नहीं थी। तो ये कास्ट सिस्टम है, ये नेचर जो वर्क है लोगों के काम के आधार पर बना था। लोगों ने अपना काम धंधा तलाश कर अपने लिवलीहुड के लिए तो वो एक्टिविटीज़ करने लगे, क्लीनिंग, वॉशिंग, पिकिंग गार्बेज, रिमूविंग डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। तो उसी के बेसिस पे उनको इम्प्योर कह दिया गया और उन्हीं के थ्रू जो कास्ट सिस्टम बन गया और ये बिलीव किया जाने लगा कि ये सारे अनटचेबल हैं, हम इन्हें टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बैड थिंग्स करते हैं। बट ये सारी चीज़ें करना बहुत गलत है और आपके आसपास भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं रोकेंगे तो समाज में यही सारी चीज़ें होती रहेंगी सोसाइटी में और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। अब बात आती है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। जो समानता है उसके लिए हमारे क्या क्या संघर्ष हुए थे। जब फ्रीडम स्ट्रगल थे तो इन्होंने क्या था, दलित, वुमन, ट्राइबल्स, पीजेंट के लिए फाउट किया था। यानी इन्होंने देखा दलित लोगों के साथ गलत होता है, वुमन के साथ गलत होता है या किसान के साथ गलत होता है, तो इन्होंने कहा था कि जो इनइक्वालिटीज़ होती है इनके साथ, जो असमानता है, उन्हें ख़त्म करो। दलित के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी कि उनको टेंपल में आने की आज़ादी हो। वुमन के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी कि उनको एजुकेशन का राइट है, वो एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं। जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स हैं वो चाहते थे कि वह जो मनी लैंडर हैं उनसे ज़्यादा चार्ज करते थे तो उन सबको ख़त्म किया जा सके। तो काफ़ी सारी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, स्ट्रगल हुए हैं इक्वलिटी के लिए कि सभी लोग समान हैं, उनके साथ समान बिहेव किया जाए, जो इक्वल बिहेव किया जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी नहीं दिखाई जाए। रिस्पेक्ट फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे देश के सभी रूल रेगुलेशन लिखे हैं कि किस तरह से हमारे देश को चलाया जाना है। यानी सरकार किसके अकॉर्डिंग क्या वर्क कर सकती है, सरकार कितने टाइम के लिए इलेक्टेड होगी, हमारे जो एज अ पीपल हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, कौन से हम राइट्स पा सकते हैं, या अगर हमारे कुछ राइट्स है जिनको छीना जाता है तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऑल थिंग्स आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब किसके अंदर लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। तो 1947 में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविज़न डाले थे जिससे इनइक्वालिटी को हम प्रिवेंट कर सकें। तो फर्स्ट पेज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो उसके अंदर लिखा है ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सभी के इक्वल राइट्स होंगे, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और पीपल हैं उनको कोई भी वर्क चुनने की आज़ादी है जो वो क्या करना चाहते हैं।
जो सिटीज़न है इंडिया के उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, वो किसी भी कास्ट के हों, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी करता है, किसी के साथ छुआछूत करता है तो ये क्राइम है, इसको लीगली एबोलिश्ड किया गया है, ख़त्म किया गया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस तरह से वो इम्प्लेंट करेगी, किस तरह से उन रूल को लागू करेगी। तो हमारी गवर्नमेंट है उसने इन रूल को लागू कर रखा है। आप ये प्रेम्बल देखोगे, प्रेम्बल में साफ साफ लिखा है कि लोग सभी इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर ये बता रखा है कि एज अ इंडियंस हम सभी इक्वल हैं और ये हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी की, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट एलिमेंट है इक्वलिटी के लिए भी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि जितने भी लोग रहते हैं इंडिया के अंदर वो आज़ाद हैं, वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज अपना सकते हैं, वो किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं और वो अपने जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज की, रिलीजन की, फेस्टिवल की, ये सब कुछ भी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। नन ऑफ देम हैज़ अ स्पेशल स्टेटस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी गई जिससे कि हमारे देश में इनइक्वालिटी आए। तो हमने काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद, लॉ के बाद इनइक्वालिटी एग्जिट्स है, इन सब के बावजूद भी हम इनइक्वालिटी अपनी सोसाइटी में आज भी देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो स्ट्रगल है वो हमेशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसको भी कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेने चाहिए जिससे इक्वलिटी आ सके इंडियंस में। तो टाइम टू टाइम पे गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हमारा कोई अपना रिलीजन नहीं है। सपोज मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट है, उसका कोई अपना कोई रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे इस्लाम रिलीजन है, तो वो सेकुलर कंट्री नहीं है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी रिलीजियस को इक्वली बताया गया है कि सभी धर्म एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी लोग अपने रिलीजियंस के पे फेद कर सकते हैं, आज़ादी है उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने की। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आप सभी बच्चों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मेरी वीडियो पूरी वॉच करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।